नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साइकोलॉजी क्लासेस में। आज हम पेपर सेकंड का सोशल साइकोलॉजी चैप्टर लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग एंड स्कोप, यानी कि समाज मनोविज्ञान क्या है और इसको कैसे परिभाषित किया गया है और इसका स्कोप या क्षेत्र कितना है और कौन कौन सी सामाजिक समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इस पर स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले ये हमारे लिए जानना आवश्यक है कि समाज मनोविज्ञान है क्या। इससे भी पहले ये आवश्यक है कि समाज क्या है। प्रत्येक जो मनुष्य है वो किसी न किसी सामाजिक पर्यावरण में रहता है और इस समाज का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों के साथ मिलकर होने वाली अंतःक्रियाओं के आधार पर होता है। और चूँकि मनुष्य उसका एक पार्ट है और किसी भी समाज की जो मूल इकाई है वो एक मनुष्य है। सामाजिक मनोविज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसका विकास मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं की अपेक्षा तीव्र गति से हुआ, क्योंकि सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है हमारे व्यवहार पर वो हमारे सामाजिक पर्यावरण का अधिक पड़ता है। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में सामाजिक मनोविज्ञान का विकास विलियम मैकडूगल की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, जो कि 1908 में प्रकाशित हुई, के बाद से इसमें तीव्र गति से विकास हुआ। व्यक्ति के सामान्य व्यवहार के रहस्य को समझने के लिए सामाजिक मनोविज्ञानों का विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार का जो व्यक्ति व्यवहार करता है और उस व्यक्ति का जो व्यवहार क्षेत्र है वो समाज है, इसको जानने के लिए ही जो है समाज मनोविज्ञान की आवश्यकता हुई। किम्बल यंग 1961 के अनुसार समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं और इससे प्रभावित व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, संवेगों और आदतों का अध्ययन है। यानी कि मनुष्य जिस समाज में रहता है, जिसके साथ अंतःक्रियाएं करता है, निश्चित रूप से उस पर, उसके व्यवहार पर उन व्यक्तियों का, उस सामाजिक परिवेश का प्रभाव अवश्य पड़ता है और उसके अपने स्वयं के विचार, आदत और पारस्परिक जो भी भावनाएं, संवेग हैं वो अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। इसके अंतर्गत ही हम समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु को रख सकते हैं। फिशरमैन ने भी इसे परिभाषित करते हुए 1982 में कहा कि समाज मनोविज्ञान किस प्रकार से एक व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक वातावरण में उपस्थित अन्य लोगों से प्रभावित होता है और बदले में उस व्यक्ति का व्यवहार अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है का अध्ययन किया जाता है। फेल्डमैन ने 1985 में एक और परिभाषा दी और समाज मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति के विचार, भावनाएं और क्रियाएं दूसरे व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार प्रभावित होती हैं। निश्चित रूप से एक व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है, क्योंकि वो उस समाज का, उस पर्यावरण का एक पार्ट है, इसलिए उसकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो अंतःक्रियाएं होंगी, वो अंतःक्रियाएं उसके व्यवहार को अवश्य प्रभावित करेंगी। जितने भी लोग उसके समाज में, उसके संपर्क में, उसके संबंधों में रहते हैं, उनके विचार, संवेग और व्यवहार जो है उस व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करते हैं और उस व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को निर्धारित करता है। इसी का अध्ययन हम समाज मनोविज्ञान में करते हैं। निष्कर्ष रूप से भी एक क्लियर लिखा है कि समाज मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें समाज में व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वो व्यवहार क्यों कर रहा है और किस तरह से दूसरों को प्रभावित कर रहा है। तो जिसमें विशेष रूप से जो पारस्परिक प्रतिक्रियाएं हैं उनसे व्यक्ति के जो विचार, भावनाएं और संवेग प्रभावित होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिस समाज में, जिस सामाजिक पर्यावरण में जिन लोगों के साथ हम रहते हों उनके विचार, भावनाएं हमारे विचार, भावनाओं को, संवेगों को प्रभावित ना करें। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी सामाजिक वातावरण का भाग है।
समाज के अन्य व्यक्ति जैसे उसके परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी और भी जितने भी व्यक्तियों के साथ वो अंतःक्रियाएं कर सकता है, इंटरेक्शन करता है, इन सभी के व्यवहार से व्यक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। ये नहीं कह सकते कि हम उस समाज में उन लोगों के साथ रहते ज़रूर हैं, बस मेरे पर उनका कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी न किसी रूप में वो आपको अवश्य प्रभावित करते हैं। इन सभी के व्यवहार से जो है आपसी क्रिया प्रतिक्रिया या आपसी प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया ही अंतःक्रिया या इंटरेक्शन कहलाती है। अब बिना इंटरेक्शन के कोई संबंध नहीं बन सकते और बिना संबंध के कोई हमारा समाज नहीं बन सकता। हमारे समाज का पार्ट या हम उन्हीं लोगों से प्रभावित होते हैं जिसके साथ हमारी अंतःक्रियाएं होती हैं। ये अंतःक्रियाएं वैसे दो प्रकार से मेन कही जाती हैं कि या तो प्रत्यक्ष होती हैं या अप्रत्यक्ष होती हैं, फेस टू फेस या अन्य किसी साधन द्वारा, चाहे वो आपका टेलीफोन हो, पत्राचार हो या अन्य विधि से अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति नहीं है लेकिन प्रभावित करता है, और बाकी वो आमने सामने। इसके अलावा अंतःक्रियाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। व्यक्ति की व्यक्ति से, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है। दूसरा व्यक्ति की समूह से, यानी कि एक व्यक्ति है और पूरे समूह को प्रभावित कर रहा है, पूरे समूह के साथ उसका जो इंटरेक्शन चल रहा है जिससे उसका समूह प्रभावित हो रहा है। जैसे एक टीचर जब पूरे स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसके स्टूडेंट की संख्या 40, 50, 60 जो भी होगी, लेकिन वो एक टीचर पूरे क्लास के बच्चों पर अपने विचारों का, अपने संवेगों का और अपनी आदतों का प्रभाव उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य डालता है। दूसरी समूह की समूह से, यानी एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से, एक जाति दूसरे जाति से के जो लोग आपस में एक दूसरे इंटरेक्शन करते हैं तो उनका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। शॉर्ट में कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान व विज्ञान है जिसमें व्यक्ति की जो पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का और इन पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का व्यक्तियों के व्यवहार पर या व्यवहार के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है का अध्ययन किया जाता है, उसे हम समाज मनोविज्ञान कहते हैं। अब जब क्षेत्र की बात आती है कि समाज जहाँ जहाँ व्यक्ति है वहाँ वहाँ उसका व्यवहार है, और व्यक्ति केवल एक प्रकार से व्यवहार नहीं करता, जितनी भी विभिन्न परिस्थितियों का सामना उसे करना पड़ता है और उसके अंतर्गत उसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है, इंटरेक्शंस होती हैं, और तो उसका क्षेत्र तीव्र गति से बढ़ रहा है और नए नए स्कोप्स समाज मनोविज्ञान के साथ जुड़ते आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। पहला क्षेत्र है हमारा सोशलाइजेशन, समाजीकरण। बालक जब पैदा होता है तो वो सामाजिक होता है, न असामाजिक होता है। समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न साधनों या तरीकों के माध्यम से बच्चे को सामाजिक या असामाजिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। वो कितना सामाजिक बनेगा ये उन सोर्स पर, उन साधनों पर, उन एजेंट्स पर निर्भर करता है कि उसका सोशलाइजेशन किस तरह से हुआ है। उन साधनों में, उन एजेंट्स में हम सबसे पहला जो पार्ट आता है वो फैमिली का आता है। कहते हैं कि सभ्यता का पहला पाठ बालक माँ की गोदी की गर्माहट और पिता के चुम्बन से सीखता है। यदि यहाँ उसका जो अनुभव है वो कटु होता है या गलत तरीके से होता है तो उसके अपने जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उसका वो जीवन आगे अन्य लोगों के साथ होने वाले व्यवहार को प्रभावित करता है। तो समाज के द्वारा विभिन्न मानकों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों आदियों को समझाया जाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर एक नैतिकता का गुण विकसित होता है और वो एक सभ्य सामाजिक प्रतिमानों को सीखता है। स्कूल की भी यही भूमिका है। स्कूल में टीचर्स के द्वारा और अपने स्कूल सहपाठियों के द्वारा भी बच्चा बहुत सारी बातों को सीखता है। स्कूल भी समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं, चाहे वो आपके वर्क प्लेस हो, आपका मीडिया हो, पड़ोसी हो, वृद्ध व्यक्तियों का समूह हो, आपका खेल समूह हो, आपके क्लब हो, वेरियस एक्टिविटीज़ आप जिन जिन लोगों के साथ करते हैं उन सभी का व्यक्ति के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। ये कौन कौन से साधन हैं,
कैसे व्यक्ति में सामाजिकता के गुणों को विकसित किया जा सकता है, और वो कौन से टेक्निक या तरीके हैं जिनके द्वारा इसको समाजीकरण की प्रक्रिया विकसित होती है, आदि समस्याओं का अध्ययन हम इस क्षेत्र में करते हैं। नेक्स्ट क्षेत्र हमारा एटीट्यूड। किसी वस्तु, परिस्थिति, घटना आदि का जो मूल्यांकन है वो एक व्यवहार करने की अवधारणा यानी तैयारी एटीट्यूड कहलाती है। और इसके अंतर्गत ABC मॉडल है। 3 संघटक या तत्व पाए जाते हैं: संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये अभिवृत्ति कैसे विकसित होती हैं, कौन कौन से कारक अभिवृत्ति विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और किन कारकों के आधार पर आवृत्तियों में परिवर्तन होता है, और आवृत्तियों को मापने के लिए कौन कौन से स्केल हैं, जैसे थर्स्टन, लिकर्ट, बोगार्डस, बहुत सारी मापनियाँ हैं जिनके द्वारा इसको मापा जा सकता है। क्या आवृत्तियों में परिवर्तन संभव है, और इस परिवर्तन के फैक्टर कौन कौन से हैं, आदि सभी समस्याओं का जो अध्ययन है हम अभिवृत्ति के क्षेत्र में करते हैं। सोशल एंड पर्सन परसेप्शन। व्यक्ति समाज का पार्ट है और अन्य लोग उसे किस रूप में परसीव करते हैं, किस तरह से उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, या हम अन्य व्यक्ति का किस तरह से परसेप्शन करते हैं, ये हमारे सोशल कॉग्निशन पर भी डिपेंड करता है। जो सामाजिक संज्ञान है जिसके आधार पर हम अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं और अपने अनुभव के आधार पर उसके बारे में जो इमेज फॉर्मेशन करते हैं, उसके आधार पर किसी व्यक्ति को हम किस रूप में परसीव करेंगे, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। वे कौन कौन से वाचिक और अवाचिक संकेत या कारक हैं जिनके आधार पर व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण निर्भर करता है, और एक इमेज फॉर्मेशन में कौन कौन से घटक कार्य करते हैं, आदि सभी समस्याओं का अध्ययन हम समाज और व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में करते हैं। इसके अलावा एक समूह का प्रत्यक्षीकरण किस रूप में किया जाएगा, उसके अंतर्गत आप हमारा स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन यानी पूर्वाग्रह क्या हैं? रूढ़ियाँ वो परंपराएं हैं, परंपराएं नहीं है, रूढ़ियाँ वो हैं जो व्यक्ति के विकास में या समाज के विकास में बाधक होती हैं। जैसे महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, लड़कियों को की कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए, बाल विवाह या सती प्रथा, ये सब रूढ़ियाँ थीं। और रूढ़ियाँ हमेशा किसी भी समाज के लिए बाधक हैं, उसके विकास के लिए बाधक हैं। इसी तरह से पूर्वाग्रह क्या हैं? रूढ़ियों के आधार पर ही पूर्वाग्रह विकसित होते हैं कि ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है। ये पूर्वाग्रह किस तरह से विकसित होते हैं, किस तरह से संपोषित होते रहते हैं, वो कौन कौन से कारक हैं, पूर्वाग्रह कितने प्रकार के होते हैं, और पूर्वाग्रह एक समाज या देश की जो विकास है उसको किस तरह से प्रभावित करते हैं, और वो कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं या टेक्निक्स हैं जिनके आधार पर इन पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सके। क्योंकि पूर्वाग्रह के कारण जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऊंच नीच, अमीर गरीब वर्गों में, सब में समाज बढ़ता है, जो किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। इसे हम जितनी भी इससे रिलेटेड समस्याएं हैं उनका अध्ययन हम पूर्वाग्रह और डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत करते हैं। लीडरशिप, नेतृत्व क्या है? नेतृत्व के अंतर्गत कुछ अनुयायी अपने नेता के अनुसरण के आधार पर व्यवहार करते हैं। नेता क्या है? नेतृत्व कैसे विकसित होता है? नेतृत्व करने वाले नेता के कौन कौन से गुण होते हैं? नेतृत्व कितने प्रकार का होता है? क्या नेतृत्व के लिए परिस्थितियां उत्तरदायी हैं, या नेतृत्व जन्मजात होता है या शील गुणों पर आधारित होता है? बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन हम लीडरशिप के अंतर्गत करते हैं। इसके 2 आयाम हैं, नेता और नेतृत्व। तो लीडरशिप से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन हम नेतृत्व के अंतर्गत करते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस, हम चूँकि किसी न किसी सामाजिक वातावरण में रहते हैं, और पहले ही मैंने कहा समाज मनोविज्ञान समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ
जो हमारे विचार हैं, संवेग हैं, आदत हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है और हमारा क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। इस सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत हम अनुरूपता का व्यवहार, कंप्लायंस और एविडेंस, इन 3 प्रकार के व्यवहारों को पढ़ते हैं कि समाज के अन्य लोगों का अनुसरण या व्यवहार हमें क्यों करना पड़ता है, उनकी बातों को हम आज्ञा के रूप में हम कैसे मानते हैं। इन सभी का अध्ययन हम सोशल इन्फ्लुएंस पे करते हैं, क्योंकि हम वो कौन कौन से घटक हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जिनके आधार पर ये सामाजिक प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। प्रो सोशल बिहेवियर, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहकर हमें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। एक छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति एक दूसरे के लिए सहयोग करते हैं और वो व्यवहार जो समाज के हित के लिए किया जाता है उसे हम प्रो सोशल बिहेवियर कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, हेल्पिंग बिहेवियर, सहायता परक व्यवहार, और परोपकारी व्यवहार, अल्ट्रिज्म। ये क्यों होता है? हेल्पिंग बिहेवियर कौन से कारकों पर निर्भर करता है और इसको कैसे मापा जा सकता है? प्रो सोशल बिहेवियर व्यक्ति क्यों करता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को निर्धारित करते हैं, इसका अध्ययन हम प्रो सोशल बिहेवियर के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा एग्रेशन और वायलेंस, मनुष्य के अंदर सभी प्रकार के भाव होते हैं और ये भाव जब बहुत उग्र रूप लेते हैं तो उनका प्रदर्शन संवेगों के रूप में होता है। इसमें सबसे अधिक ये देखा गया है कि आजकल जितनी ज़्यादा हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, आगे बढ़ने की होड़ है, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, जलन और प्रतिद्वंद्विता ने आक्रामकता को बढ़ाया है, हिंसा को बढ़ाया है। तो आक्रामकता क्या है, ये कैसे जन्म लेती है और इसके पीछे कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण जो है आक्रामकता और वायलेंस व्यक्ति करता है, आक्रामक होता है। तो इसके बहुत से सिद्धांत, कुंठा आक्रामकता सिद्धांत हो फ्रॉइड का, कि कुंठित व्यक्ति के अंदर जो है उसका गुस्सा या क्रोध या जो फ्रस्ट्रेशन है वो एग्रेशन के रूप में आता है। इन सभी समस्याओं का अध्ययन हम एग्रेशन के अंतर्गत करते हैं। साइकोलॉजिकल ग्रुप्स, मनोवैज्ञानिक समूह, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें अकेले रहना पसंद नहीं, हम प्रत्येक अवस्था में किसी न किसी समूह का पार्ट होते हैं। कभी हमारा मित्र समूह होता है, कभी पड़ोस का समूह होता है, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय या क्लब वगैरह में जाते हैं, वहाँ भी हमारी मित्र मंडली होती है। कोई औपचारिक रूप से हम समूह का अंग बनते हैं और कभी कभी हम उस समूह के अनौपचारिक सदस्य होते हैं। तो ये समूह कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक समूह या गतिशील स्थिर समूह, इन सभी समूहों में क्या अंतर है, क्या इनकी विशेषताएं हैं और समूह के क्या कार्य हैं, समूह हमारी किन मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और एक व्यक्ति समूह में क्यों रहना पसंद करता है, समूह का निर्माण कैसे होता है और समूह के अंतर्गत गत्यात्मकता किस प्रकार आती है, इसका अध्ययन हम साइकोलॉजिकल ग्रुप्स या इसके मनोवैज्ञानिक समूह के अंतर्गत करेंगे। अंतर्व्यक्तिक आकर्षण, अंतर्व्यक्तिक आकर्षण क्या है? किसी भी व्यक्ति के प्रति जो हमारी धनात्मक या ऋणात्मक अभिवृत्ति है, वह उसके प्रति जो हमारा एक मूल्यांकन है या एक खिंचाव या पुल है, वो किस तरह से होता है, उसका हम अंतर्व्यक्तिक आकर्षण के अंतर्गत करेंगे। अंतर्व्यक्तिक आकर्षण की बीमा को भी समाज में मनोवैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है। इस बीमा के एक छोर पर गहन प्रेम और दूसरे छोर पर घृणा है। ये नहीं किसी भी कारण से हो, लेकिन व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है और आकर्षित होने के पीछे चाहे उसकी जो विचारधारा है वो ऋणात्मक हो या धनात्मक, उसका अध्ययन किया जाता है। और इसी के कारण आकर्षित होने के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और समूह का निर्माण होता है, जबकि विकर्षण में व्यक्ति एक दूसरे से दूर होते हैं और समूह का विघटन होता है।
तो ये कौन कौन से कारक हैं, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के क्या निर्धारक हैं और इसे कैसे मापा जा सकता है, आदि समस्याओं का अध्ययन हम अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के अंतर्गत करेंगे। दिनों दिन समाज मनोविज्ञान का विकास हो रहा है, इसमें नए नए क्षेत्रों को स्थान मिल रहा है। फिर भी निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के समूहों का सदस्य होता है, जिसके कारण इन समूहों का प्रभाव व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। इस संबंध में लापिएरी और फ्रांसवर्थ 1949 ने कहा है कि समाज मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में एक विशिष्ट विज्ञान है। इसके विषय क्षेत्र को निश्चित रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें भी, यानी कि समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तार होगा, उसमें परिवर्तन होगा। अतः हम कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत है। इसके अलावा जब नेक्स्ट वीडियोस आएंगी रिलेटेड टू सोशल साइकोलॉजी, हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आएंगे। आशा है कि ये कंसेप्ट कि समाज मनोविज्ञान क्या है और किस चीज़ का अध्ययन करता है और इसका क्षेत्र कितना विस्तृत है के विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। थैंक यू।